हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 पे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। तो पहले की तरह हम पहले इसके एग्जांपल्स कवर कर लेते हैं। नाउ एग्जांपल, मिस मधु formed an one-person company OPC wherein Mr. Sudan is nominee and his name is specified in MOA Memorandum of Association along with his consent। मिस्टर मधु ने एक वन पर्सन कंपनी बना ली है जिसमें मिस्टर सुदन को नॉमिनी बना दिया, MOA में उनका नाम दे दिया उनकी सहमति से। मिस मधु डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब मिस मधु जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, अब उनके पास पैसे नहीं बचे। पेंडिंग टू डिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी हो गई तो भाई कुछ न कुछ तो कुछ रिजोल्यूशन निकलता है, कम कम पैसे देने पड़ते हैं। शी बिकम्स इनकम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट, और अब जो है वो कॉन्टैक्ट से बाहर है, मतलब गायब हो गई है, फ़ोन नहीं उठा रही, जो भी है अवेलेबल नहीं है, छुप गई हैं कहीं पे। हैंस मिस्टर सुदन बिकम्स द मेंबर ऑफ सच OPC। तो ऐसे केस में जो मिस्टर सुदन है जिन्होंने MOA पे अपना नाम साइन करवाया, अपनी सहमति से नॉमिनी बनाया जिसको, तो मिस्टर सुदन ही अब इस वन पर्सन कंपनी के मेंबर माने जाएंगे क्योंकि वो तो मिस मधु गायब हो गई है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राजेश हैज़ फॉर्म्ड अ वन पर्सन कंपनी। राजेश ने वन पर्सन कंपनी बनाई है वेयर हिज वाइफ रूपाली इज नेम्ड एज नॉमिनी, जिसमें जो रूपाली है उनकी वाइफ वो नॉमिनी है। फॉर द लास्ट 2 years हिज वाइफ रूपाली इज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस। पिछले 2 साल से रूपाली जी को बहुत खतरनाक बीमारियां चल रही हैं, बीमारी हो गई है। एंड ड्यू टू हिज दिस हार्ड फैक्ट ही वॉन्ट्स टू चेंज हर एज नॉमिनी। अब वो बदलना चाहता है, नॉमिनी किसी और को बनाना चाहता है। ही हैज़ अ ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड। उसके पास एक दोस्त है, बहुत ही ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस्ड बंदा, रामनिवास, हु कुड बी मेड नॉमिनी, जिसको नॉमिनी बनाना चाहता है। और हिज राजेश सन, जो उसका बेटा है रक्षक, हु इज ऑफ 17 years old, उसका बेटा 17 साल का है, उसको भी बनाना चाहता है। इन द इंस्टेंट केस, देखो राजेश जो है वो अपने फ्रेंड को बना सकता है नॉमिनी वन पर्सन कंपनी में, बट अपने बेटे रक्षक को नहीं बना सकता है क्योंकि वो 17 साल का ही है और उसका बेटा अभी माइनर है। 18 साल से ऊपर होने पे ही वो मेजर बनेगा, तो 18 साल से नीचे की आयु तक उसको माइनर बोला जाएगा और वो नॉमिनी नहीं बन सकता है। अमर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अमर, अकबर एंड एंथनी along with 5 of their friends were member of हारमोनी लिमिटेड। हारमोनी लिमिटेड में ये लोग मेंबर हैं अपने 5 दोस्तों के साथ। अमर एंड अकबर डाइड ऑन 18 अगस्त 2022। 18 अगस्त 2022 को अमर और अकबर की डेथ हो जाती है। रिजेंटेंटली जो मेंबर्स हैं वो घट के 6 से काउंट रिड्यूस टू 6, जो मेंबर्स होते हैं वो अब 6 ही मेंबर रह गए। एंड एवरीवन अवेयर अबाउट दिस, सबको ये पता है क्योंकि 2 की डेथ हो गई तो मेंबर की संख्या कम हो गई। हारमोनी लिमिटेड कंटिन्यूड इट्स ऑपरेशन। हारमोनी लिमिटेड अपना ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहे विदाउट इंक्रीजिंग मेंबर, अपने मेंबर को बढ़ाते ही नहीं है और जितने मेंबर रह गए उनके साथ ही अपना काम कर रहे हैं। इन मार्च 2023 कंपनी टुक लोन फ्रॉम बिजनेस फॉर बिजनेस ऑपरेशन। मार्च 23 में कंपनी ने लोन लिया बिजनेस ऑपरेशन के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। एंड डिफॉल्टेड इन पेमेंट देयर ऑफ, और अब लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे। द लेंडर ऑफ सच लोन कैन स्यू कंपनी। ऐसे केस में कंपनी पे वो जो लोन देने वाला है वो स्यू कर सकता है, केस कर सकता है। और एंथनी और एनी ऑफ रेस्ट 5 फ्रेंड्स, एंथनी और जो उसके 5 दोस्त और बच गए हैं, बिकॉज मेंबर शेल सेवरली लाइबल फॉर सेड लोन इन गिवन केस। और इस केस में जो उसके बचे हुए दोस्त हैं और वो खुद जो मेंबर जितने भी रह गए वो सब के सब लाइबल हो गए लोन चुकाने के लिए। अब इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, ट्रू और फॉल्स बताना है। मेंबर्स हु नोविंगली ऑपरेटिंग द कंपनी फॉर मोर देन 6 months विद लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स स्पेसिफाइड। मिनिमम मेंबर की जितनी ज़रूरत होती है उससे कम होने पे भी मेंबर्स चला रहे थे कंपनी को। और सेवरी लेवल फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल डेब्ट्स, वो क्या ऐसे केस में सबको, सभी मेंबर्स को जो कंपनी की लायबिलिटी वो चुकानी पड़ेगी ड्यूरिंग दिस पीरियड सिंस द नंबर ऑफ मेंबर वाज फर्स्ट रिड्यूस, क्योंकि मेंबर कम हो गए थे पहले। आंसर इज फॉल्स। रेफर सच मेंबर्स आर लाइबल severally for the payment of the whole debts of the company contracted during that time after elapse of 6 months। मतलब 6 महीने के बाद जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है ना कंपनी, सब में सारे लाइबल है, सिर्फ उसी के लिए नहीं है, सभी लाइबिलिटी के लिए सारे मेंबर लाइबल होंगे जब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम होते हैं मेंबर। तो
एग्जाम्पल, डी कोड द सिन, सिन ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड का इन्होंने सिन बता दिया। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर बोल सकते हैं इसको, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन नंबर भी बोलते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। द फर्स्ट कैरेक्टर एल। अब देखो इन्होंने बताया कि ये जो इन्फोसिस लिमिटेड का जो सिन है उसमें एल क्या है, एल रिवील्स लिस्टिंग स्टेटस, एल फॉर लिस्टेड एंड यू फॉर अनलिस्टेड। फॉर इंस्टेंस इन्फोसिस इज लिस्टेड, अब इन्फोसिस कंपनी इतनी बड़ी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में भी, तो ये एल से शुरू हुआ है, तो एल मतलब लिस्टेड हो गया। द नेक्स्ट 5 डिजिट 85110, जो 5 है अगला वो सिर्फ एक डिजिट है जो न्यूमेरिकली दिया गया है। द नेक्स्ट 2 लेटर्स के ए रिवील्स द इंडियन स्टेट वेयर द कंपनी इज रजिस्टर्ड। के ए मतलब जिस राज्य में ये कंपनी रजिस्टर्ड है, तो के ए का मतलब कर्नाटका। द नेक्स्ट 4 डिजिट 1981 वो रिवील्स द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, 1981 मतलब वो साल है जिसमें ये कंपनी बनी है। द नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स PLC मतलब होता है PLC फॉर पब्लिक, अगर पब्लिक कंपनी है तो PLC, PTC फॉर प्राइवेट, FTC फॉर फॉरेन एंड GOI फॉर गवर्नमेंट। द लास्ट 6 डिजिट 013115 रिवील्स रजिस्ट्रेशन नंबर विद कंसर्न्ड ROC, जो जिस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन दिया गया है वहाँ का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इस पे MCQ में पूछ सकते हैं कि भाई जो सिन नंबर होता है उसमें L का मतलब क्या है, PLC का मतलब क्या है, KA का मतलब क्या है, तो ये बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इनका दिस एग्जाम्पल इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, तो हम अंडरस्टैंडिंग ही तो ले रहे हैं, हम अपनी रिविजन ही तो कर रहे हैं और पता भी चल रहा है कि किस टाइप के पॉइंट्स पूछ रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ विद रिस्पेक्ट टू द लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी मेंशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एज सच इफ अ कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड हुज ऑब्जेक्ट्स आर इलीगल, अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है जिसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है, द कंपनी डज नॉट वैलिडेट द इलीगल ऑब्जेक्ट्स, इन सच अ केस द ओनली रेमेडी अवेलेबल इज टू वाइंड अप द कंपनी। मतलब ये कि सिर्फ सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का मिल जाना का मतलब ये नहीं है कि भाई कंपनी कुछ भी कर सकती है, इलीगल काम भी कर सकती है। अगर आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में इलीगल चीज़ है तो वो कंपनी को बंद ही करना पड़ेगा। तो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को मिल जाने से ही ये प्रूफ नहीं बन जाता है कि ये कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज भी वैलिड हो गया। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में इलीगल चीज़ें रखी गई तो ऐसे केस में कंपनी को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है इसी नेक्स्ट पेज पे, टू इलिस्ट्रेट टाटा फाउंडेशन। टाटा फाउंडेशन का जो सीन है यू का मतलब अनलिस्टेड है, MH मतलब महाराष्ट्र है। अब ये NPL क्या है, 2014 में मतलब 2014 में बनी। NPL का मतलब क्या होता है, NPL का मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कंपनी, तो इसमें आपको ये भी याद, और लास्ट के जो 6 डिजिट है वो वहाँ की ROC में जो रजिस्ट्रेशन होने पे जो नंबर मिलता है वो ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मिस्टर अनिल देसाई हैज़ अप्लाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ कंपनी नेम विद अ प्रीफिक्स सांवरिया। उन्होंने कंपनी नेम के लिए अप्लाई किया और अपने नाम में लिखवाया सांवरिया। जब अप्लाई किया तो ही क्लेम दैट द प्रीफिक्स सांवरिया इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन हिज नेम, और उसने बोला कि जो सांवरिया है वो उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। Later on, it is found that the said prefix is not registered with Mr. Anil Desai. However, he has formed company by giving incorrect documents or information. जबकि बाद में पता चलता है कि जो सांवरिया वो उसका ट्रेडमार्क ही नहीं है, अनिल देसाई का है ही नहीं, तो उसने गलत डॉक्यूमेंट देके कंपनी बनवा ली while applying the name of the company, और अप्रूवल ले लिया। In such case, the registrar shall take action as per the provision of the act after giving opportunity of being heard. इस केस में जो रजिस्ट्रार है वो एक्शन ले सकती है उसको, लेकिन मौका जरूर देगी एक्सप्लेन करने का। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब होता है कि भैया आओ तुम भी अपना, तुम्हें मौका दे रहे, सुनाओ अपनी बातें। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैविंग शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स विद फेस वैल्यू रुपीज 10 ईच। एक मॉडर्न फ्यूचर लिमिटेड कंपनी है
जिसके जो शेयर्स से लिमिटेड बाय शेयर्स है, मतलब शेयर होल्डर्स के ने जितने शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं उसके एक शेयर की जितनी वैल्यू है उतनी तक उसकी लायबिलिटी बनती है। आउट ऑफ विच 8 इज कॉल्ड अप, जिसमें 10 रुपये में से 8 रुपये तो अपने सारे शेयर होल्डर्स उन्होंने ले लिए। नाउ मिस्टर सिंह हु इज हैविंग 200 शेयर, जिसके पास 200 शेयर हैं, पेड ऑल 8 ऑन ईच शेयर्स, उन्होंने 8 रुपये सबके दे रखे हैं। वाइल मिसेस सलरा जिसके पास 100 शेयर्स, उन्होंने 10 के 10 पेड 10 रुपीज टू इन एडवांस, जिन्होंने 2 एडवांस में दे दिया तो 10 दे दिए। वेरास मिस्टर संजू जिसके पास 2.5 है उसने 6 ही दिए, और 2 तो उस 2 रुपये जो मंगवा रखे है कंपनी ने वो भी अभी नहीं दिए। तो लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सिंह, मिस सरला और मिस संजू शैल बी मैक्सिमम अप टू ₹400, नील और 1000। देखो पहले के केस में 400 क्यों आ रहा है, क्योंकि 200 शेयर है, 8 रुपये तो दे चुका है, 2 और उसको देने हैं, तो 200 गुने 2 400 तक देना है। जो सरला है वो तो ऑलरेडी 2 रुपये एडवांस दे के बैठी हुई है, तो उसको कुछ और नहीं देना, इसलिए नील है। और तीसरे वाले ने तो 250 शेयर है, उसमें 6 रुपये ही दिए, तो 4 तो उसको अभी भी देने, 2 अरियर है, 2 और आगे उसको देने पड़ेंगे, तो टोटल 250 गुने 4,000। तो ये इन्होंने बता दिया कि भाई इनकी इतनी लायबिलिटी है, क्योंकि ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, जिसके ने जितने शेयर्स लिए हैं और एक शेयर की जो वैल्यू है उसमें उसने कितना दे दिया है कंपनी को पैसा, जितना नहीं दिया वो उतनी लायबिलिटी है उसकी। नेक्स्ट, वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ ए मॉडर्न फर्नीचर्स लिमिटेड provides that a check below ₹1 lakh may be signed by single director। आर्टिकल में उन्होंने लिख दिया, मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड की कंपनी की आर्टिकल में लिखा कि अगर 1 लाख से नीचे का चेक होगा तो एक मेंबर भी साइन कर देगा, डायरेक्टर होगा तो चेक चल जाएगा। बट इफ अबव 1 लाख, अगर 1 लाख से ज़्यादा होगा तो कम से कम 2 डायरेक्टर के साइन चाहिए। सिमिलर इंस्ट्रक्शन इश्यूड टू बैंक विद विच MFL हैव अकाउंट, यही सेम इंस्ट्रक्शन उन्होंने बैंक को भी दे दिया जहाँ पे उनका बैंक अकाउंट है। एज वेल एज मिसेस सागवान वुडवर्क्स ए वेंडर एक्सेप्ट अ चेक ऑफ ₹2.20 लाख, एक सागवान उनका कोई वेंडर होगा सागवान वुडवर्क, उसको उन्होंने चेक दिया 2,20,000 का, और एक ही डायरेक्टर ने इस पे साइन किया। देखो 1 लाख से ज़्यादा है तो 2 के साइन होने चाहिए थे, लेकिन उसने चेक एक्सेप्ट कर लिया। कंसिडरिंग डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, द मेसर्स सागवान वुडवर्क्स पेई हैज नो राइट टू क्लेम व्हेन चेक विल बी रिटर्न्ड विदाउट पेमेंट बाय बैंक। ऐसे केस में सागवान के पास कोई राइट नहीं है कि वो क्लेम कर सके, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि उसने ऑलरेडी अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है, अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो ये चेक रिटर्न होने पे भी जो मिस्टर सागवान है उनके पास कोई क्लेम का राइट नहीं है। और जो बैंक है मतलब उनको वो पैसा नहीं मिलेगा, बैंक जो है वो चेक रिटर्न कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 123 declares that no dividend shall be paid by a company except out of profit। सेक्शन 123 ने बोला कि कंपनी डिविडेंड दे सकती है सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट से, जो भी प्रॉफिट उसने अर्न किया है। द फोर्स ऑफ दिस सेक्शन कैन नॉट बी अनडन बाय एनी प्रोविजन इन दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी लिख देने से ये वाला प्रोविजन खत्म नहीं हो जाता है, उन्होंने लिखा है। बिकॉज द आर्टिकल्स कैन नॉट सैंक्शन समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय द एक्ट, इवन स्टिल इट अटेम्प्ट्स देन शैल बी वैलिड। मतलब जो लॉ ने बना दिया ना, उस लॉ के अगेंस्ट जाके अपनी कंपनी के आर्टिकल में कुछ भी लिख दोगे तो वो वैलिड नहीं होगा। जो लॉ है वो लॉ को मानना ही पड़ेगा। अगर फिर भी ऐसा कुछ करते हो तो ये ट्रांजैक्शन या ये जो कोशिश होगी उसे वॉइड बोला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट डील्स विद वोटिंग पावर ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 47 में वोटिंग पावर के बारे में बताया गया मेंबर्स के। ए नोटिफिकेशन डेट, एक नोटिफिकेशन है 5 जून 2015 की, सेज दैट सेक्शन 47 इज एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 47 सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एप्लीकेबल है, सब्जेक्ट टू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी ये बात लिखी होगी। नाउ इफ आर्टिकल ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेज दैट सेक्शन 47 इज नॉट एप्लीकेबल इट टू, देन अगर आर्टिकल में लिख दिया कि भाई सेक्शन 47 हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है, इन दिस केस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विल बिकम सुपीरियर एंड सेक्शन 47 ऑफ दिस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब वोटिंग के केस में, वोटिंग पावर के केस में उन्होंने आर्टिकल को बड़ा बना दिया है। लॉ ने बोला कि भाई चलो ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर आर्टिकल ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो ऐसे केस में आर्टिकल, वोटिंग के केस में आर्टिकल को सुपीरियर बन जाएगा। तो यही तो आपको याद रखना है कि कहाँ पे आर्टिकल आगे आ गया, कहाँ पे लॉ पीछे हो गया। पहले केस में क्या था, लॉ स्टैंड कर रहा था, आर्टिकल को उसने वाइड बोल दिया था।
नाउ एग्जाम्पल, मेंबर ऑफ द कंपनी। तो आई थिंक आगे के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और कोशिश हो रही है कि जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए ताकि आप अपनी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।